भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। भाजपा ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उनके बयान को अपमानजनक करार दिया। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति के अपमान को लेकर यह नोटिस दिया गया। बीजेपी के 40 सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा, हम सोनिया गांधी के द्वारा हाल ही में की गई कुछ असंसदीय अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बहुत निराशा के साथ ये लिख रहे हैं। सोनिया गांधी की राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी पर गंभीरता से विचार करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत है। बीजेपी के सांसदों ने सोनिया गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा, हम गहरी चिंता के साथ इस बयान को उजागर करते हैं। यह हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के कद और गरिमा को अपमानित करता प्रतीत होता है। ऐसी टिप्पणियां न सिर्फ राष्ट्रपति दफ्तर की गरिमा को कमजोर करती हैं, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं की पवित्रता का भी उल्लंघन करती हैं। ये बताना जरूरी है कि माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ सोनिया गांधी को उनके बयान के लिए किसी भी प्रकार से संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ नहीं मिल सकता। पत्र में राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद सोनिया गांधी ने इस पर अपनी टिप्पणी दी थी। उन्होंने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, पुअर लेडी, वे बहुत थक गई थीं, बेचारी मुश्किल में बोल पा रही थीं। उधर पप्पू यादव ने कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टाम्प है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। बीजेपी ने दोनों नेताओं के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में एक वकील सुधीर ओझा ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति का कथित रूप से अपमान करने के लिए एफआईआर दर्ज करने को लेकर निर्देश का अनुरोध किया। ओझा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सह आरोपी बताया है। सोनिया गांधी के साथ उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराने के बाद ओझा ने पत्रकारों से कहा, सोनिया गांधी ने बेचारी टिप्पणी करके राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया। यह देश की सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकार का अपमान है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें सह आरोपी हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत इस मामले की सुनवाई अब 10 फरवरी को करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने आप के आरोपों पर पलटवार किया और कहा, यह बदनाम करने की रणनीति है। गौरतलब है कि आपने चुनाव आयोग पर वोटिंग से पहले ही कई आरोप लगाए थे। एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग ने कहा, उसने इस तरह के प्रयासों को नोट किया, लेकिन संयम, बुद्धिमत्ता, उदासीनता के साथ इस तरह के आरोपों को अवशोषित करने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो इस तरह के आरोपों से प्रभावित नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली चुनाव से पहले उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कानूनी ढांचे और मजबूत प्रक्रिया के तहत काम करते हुए 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग की यह पोस्ट इसकी स्वतंत्रता के बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों के बाद आई। दरअसल आप नेताओं ने आज सुबह चुनाव आयोग पर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के परिवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने की घटनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। सोमवार को एक्स पर कई पोस्ट में मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था कि भाजपा नेता के परिवार के सदस्यों को आदर्श संहिता का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में घूमते देखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसकी बजाय उन पर ही आरोप लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अविश्वसनीय है। रमेश बिदुड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की, उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब रुक चुका है, लेकिन कुछ पार्टी के कार्यकर्ता अब भी थम नहीं रहे। 3 फरवरी को इसी सब के कारण कालकाजी में काफी बवाल हुआ और आखिर में सीएम आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में मुकदमा दायर हुआ। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि आतिशी 4 फरवरी की रात को फतेह सिंह मार्ग पर काफी लोगों और गाड़ियों के साथ मौजूद थी। उनके साथ 50 से 70 लोग और लगभग 10 गाड़ियां थीं। हेड कांस्टेबल कौशल पाल ने इसकी वीडियो बनानी शुरू की तो आप सदस्य अश्मित और सागर मेहता ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अब आचार संहिता उल्लंघन होने के इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि दिल्ली पुलिस में मुख्यमंत्री आतिशी ने भी शिकायत दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी के बेटे मनीष बिदुड़ी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। हर जगह यह खबर चली भी, हालांकि बाद में पता चला कि वो मनीष बिदुड़ी नहीं, दिनेश चौधरी हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है। नतीजे 8 फरवरी को सभी के सामने आने वाले हैं। मतदान से पहले सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। भाजपा और आम आदमी पार्टी अपने बड़े नेताओं समेत मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस भी इस बार जोर लगा रही है। भाजपा जहां 2.5 दशक का सूखा खत्म करना चाहती है तो वहीं आप हैट्रिक लगाना चाहती है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जुगत में है। इस बीच सर्वे एजेंसी सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है जिससे आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। 1 फरवरी तक जुटाए गए डेटा के हिसाब से सी वोटर ने यह सर्वे दिया है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार दिल्ली की 43.9% जनता मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज से नाराज है। इन लोगों ने कहा कि वो सरकार में बदलाव चाहते हैं। वहीं 38.3% लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से नाराज नहीं है और उसे बदलना नहीं चाहते। वहीं 10.9% आबादी ऐसा भी है जो सरकार के कामकाज से नाराज तो है लेकिन सरकार में बदलाव नहीं चाहती। ऐसे में सबसे अधिक तादाद उनकी ही है जो सरकार से नाराज हैं। सी वोटर के ही सर्वे में जनवरी में 46.9% लोगों ने कहा था कि वो सरकार से नाराज नहीं है और कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। बदलाव ना चाहने वालों की संख्या अब घट चुकी है। यह आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है क्योंकि अगर वो लोग जो नाराज हैं बदलने के मूड में आते हैं तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। दिल्ली चुनाव 5 बड़े फैक्टर तय करेंगे कि सत्ता में आप बनी रहेगी या बदलाव होगा। इसमें सबसे पहला फैक्टर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा। दिल्ली में लगभग 13% मुस्लिम वोट है। ये वोट आम आदमी पार्टी के दिल्ली की राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के पास था। 2015 और 2020 के चुनाव में ये वोट आपके पास चला गया। इसमें अगर कांग्रेस सेंध लगाती है तो आम आदमी पार्टी को सीट और वोट शेयर दोनों का नुकसान होना तय है। इस बार कांग्रेस चुनाव में सीधे हमले केजरीवाल पर कर रही है। ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरा बड़ा फैक्टर दलित वोट है। यह वोट भी कभी कांग्रेस के पास हुआ करता था। इसमें आपके अलावा भाजपा ने भी सेंध लगाई है। दलित वोट पर भाजपा दिल्ली में हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह स्थानीय स्तर पर काम कर रही है। भाजपा ने दलितों को भरोसा दिया है कि वो पहले से चल रही स्कीम जारी रखेंगे और नई स्कीम भी लाएंगे। जो दलित बस्तियां झुग्गी झोपड़ी वाली हैं उनमें भाजपा ने पक्का घर देने का वादा किया है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ने का अनुमान है। वहीं इस चुनाव में चेहरे की लड़ाई भी बड़ी है। पिछले चुनाव के मुकाबले केजरीवाल की छवि को धक्का लगा है। शराब घोटाला मामले में आरोप और जेल के चलते उनका पर्सनल ब्रांड उतना मजबूत नहीं रहा। वहीं कुछ ही महीनों के लिए सीएम बनाई गई आतिशी भी उसी तरह की लोकप्रियता नहीं बटोर सकी हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। वोटर के मन में उसको लेकर कोई बदलाव नहीं है। चुनाव में वादे भी बड़ा रोल निभा रहे हैं। भाजपा इस बार केजरीवाल के मुफ्त वादों की राजनीति का मुकाबला नहले पे दहला मार के कर रही है। उसने दिल्ली में महिला योजना के तहत सबसे ज्यादा 2500 का वादा किया। पुरानी स्कीमें भी चलाते रहने का वादा भाजपा ने किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव का रुख मोड़ सकता है। कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में लगातार गिरा है। इसका सीधा फायदा आपको हुआ है। कांग्रेस का वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ। भाजपा के चुनाव न जीतने के बाद भी राज्य में 35% से 40% वोट उसका लगातार बना हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसा बोला कि सत्ता पक्ष ने उन्हें घेर लिया। दरअसल राहुल ने अपने भाषण में कहा कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को बुलाया जाए। राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब देने के लिए उठे। उन्होंने कहा विपक्ष के नेता को बिना किसी सबूत के ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये 2 देशों का मुद्दा है। ये विदेश नीति का मामला है। रिजिजू ने कहा वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के पास भले ही किसी स्रोत से जानकारी हो जो उन्होंने कहा तो उसे सदन में रखना चाहिए। इस हंगामे के बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं आपकी दिमागी शांति भंग करने के लिए माफी मांगता हूं। मैं इस सवाल को उठाने के लिए माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। इस पर रिजिजू ने कहा कि आपने सदन में झूठ बोला, इसके लिए माफी मांगो। आपको देश के मामले में तो एक होना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि एक विपक्ष के नेता को किस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा एक ही किस्म का सुना। इनके द्वारा किए गए कामों की एक ही सूची है। इस सरकार ने लगभग 50-100 काम ही किए होंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा दिया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की बात झुठलाते हैं। उन्होंने चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना ने कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है।
राहुल की इस बात पर भी सत्ता पक्ष के सांसदों और मंत्रियों ने आपत्ति जताई और कहा यह गंभीर विषय है, आप ऐसा मत बोलिए, यह देश के लिए ठीक नहीं। किरण रिजिजू ने कहा कि कम से कम सदन में नेता विपक्ष को सीरियस होना चाहिए। इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने दोबारा राहुल गांधी से अपनी बातों के पक्ष में तथ्य सदन पटल पर रखने के लिए कहा। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया। एक ऐसे मुद्दे का जिक्र किया जिसमें यूपीए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए यानी कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार सत्ता में रही थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझा नहीं पाए। न तो यूपीए सरकार बेरोजगारी को लेकर युवाओं को कोई रास्ता दिखा पाई और न ही मौजूदा सरकार कुछ भी कर पाई। राहुल ने बड़े ही जोरदार तरीके से कहा कि मेरी इस बात से प्रधानमंत्री भी सहमत होंगे। जब राहुल ये कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में ही मौजूद थे। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि एनडीए सरकार का मेक इन इंडिया का विचार अच्छा था, लेकिन पीएम का इस दिशा में किया गया प्रयास विफल रहा। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया, लेकिन यह फेल रहा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग दर घट गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना होगा।